Mr. Malia is out of the country. Liquor Baron Vijay Malia, who finds himself in a raging 9,000 crore loan default scam. सोचो एक ऐसा इंसान जिसके लिए आसमान सिर्फ देखने की चीज नहीं थी, बल्कि उसका एक अपना रास्ता था, जिसके लिए पार्टी सिर्फ मस्ती नहीं थी, एक ब्रांड स्ट्रेटेजी थी और जिसके लिए जिंदगी एक कांस्टेंट सेलिब्रेशन जैसी दिखती थी। लेकिन वही आदमी एक दिन हेडलाइन में लोन डिफॉल्टर, फ्रॉड और फिजिटिव जैसे शब्दों में सिमट जाता है। ये कहानी है विजय माल्या की, लेकिन ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये उस पूरी जर्नी की कहानी है जहां एम्बिशन, ग्लैमर, पावर सिस्टम और कोलैप्शन सब एक ही टाइमलाइन में साथ चलते हैं। विजय माल्या का जन्म 18 दिसंबर 1955 को हुआ, एक ऐसे घर में जहां बिजनेस सिर्फ कमाई का जरिया नहीं, एक लेगेसी था। उनके पिता विट्ठल माल्या यूनाइटेड ब्रूअरीज यानी यूबी ग्रुप्स के मालिक थे। ये एक ऐसा ग्रुप था जिसने इंडिया के लिकर मार्केट में अपनी मजबूत पकड़ बना रखी थी। बचपन से ही विजय माल्या ने एक ऐसी दुनिया देखी थी जहां डिसीजन बड़े होते थे, रिस्क बड़े होते थे, लेकिन रिवॉर्ड्स भी बड़े होते थे। उन्होंने कोलकाता के ला मार्टिनियर स्कूल और फिर सेंट जेवियर कॉलेज से पढ़ाई की, लेकिन असली ट्रेनिंग उनकी बोर्ड रूम में मिली। वो अपने पिता के साथ बिजनेस की बारीकियां सीखते रहे, जैसे कोई अप्रेंटिस धीरे धीरे मास्टर बनता है। फिर 1983 एक ऐसा साल जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। पिता की अचानक मृत्यु के बाद सिर्फ 27 साल की उम्र में विजय माल्या ने यूबी ग्रुप्स की कमान संभाल ली। उस समय बहुत लोगों को लगा कि इतनी कम उम्र में यह लड़का इतना बड़ा एम्पायर संभाल पाएगा या नहीं, लेकिन यहाँ से कहानी ट्विस्ट लेती। उन्होंने यूबी ग्रुप्स को सिर्फ संभाला नहीं, उसे एक्सपैंड किया, डाइवर्सिफाई किया और उसे एक मॉडर्न कॉर्पोरेट एम्पायर में बदल दिया। लिकर बिजनेस में उन्होंने कई ब्रांड्स को नई लाइफ दी। किंगफिशर बियर जो बाद में इंडिया की सबसे आइकॉनिक बियर बन गई, मैकडॉवेल्स नंबर 1 जो दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली विस्की ब्रांड्स में शामिल हुई, रॉयल चैलेंज जिसने प्रीमियम विस्की सेगमेंट में अपनी पहचान बनाई। और यहीं से कहानी सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं रही, बल्कि स्पोर्ट्स कल्चर में भी घुस जाती है, क्योंकि यही रॉयल चैलेंज आगे चलकर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी आरसीबी की आइडेंटिटी बनती है। एक ऐसी आईपीएल टीम जो अपने स्टार प्लेयर्स, लॉयल फैन बेस और इमोशनल रोलर कोस्टर के लिए जानी जाती है। हर सीजन में उम्मीद बनती है, टूटती भी है और फिर से बनती है, ठीक उसी तरह जैसे विजय माल्या अपने वेंचर्स में बार बार रिस्क लेकर नए सपने खड़े करते रहे। बहरहाल बात करते हैं बैकपाइपर, जो मास मार्केट में छा गया, हेवर्ड्स स्ट्रॉन्ग बियर सेगमेंट का बड़ा नाम बन गया। कल्याणी ब्लैक लेबल, लंदन पिल्सनीर और ब्लैक डॉग जैसे ब्रांड्स, ये सब सिर्फ प्रोडक्ट नहीं थे, ये इंडिया के सोशल कल्चर का हिस्सा बन गए। शादी हो, सेलिब्रेशन हो, दोस्तों की पार्टी हो, इन ब्रांड्स की प्रेजेंस ऑलमोस्ट डिफॉल्ट हो गई। किंगफिशर बियर को उन्होंने एक लाइफस्टाइल ब्रांड बना दिया, इसे स्पोर्ट्स, फैशन, कैलेंडर शूट्स, पार्टीज हर जगह इंटीग्रेट किया और इसी स्ट्रेटेजी का एक्सटेंशन आरसीबी में भी देखने को मिलता है, जहां क्रिकेट सिर्फ गेम नहीं रहा, बल्कि ग्लैमर, एंटरटेनमेंट और ब्रांडिंग का एक पावरफुल इकोसिस्टम बन गया। स्टेडियम का एनर्जी, सेलिब्रिटी प्रेजेंस, आफ्टर पार्टीज, ये सब उस किंगफिशर लाइफस्टाइल का एक एक्सटेंशन था। धीरे धीरे लोग बियर नहीं बल्कि एक फीलिंग्स खरीदने लगे। यूबी ग्रुप सिर्फ लिकर तक सीमित नहीं रहा, ये फर्टिलाइजर्स, केमिकल, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग, आईटी, एविएशन हर सेक्टर में फैलता गया, यानी एक ऐसी कॉर्पोरेट नेटवर्क जो इंडिया के कई इंडस्ट्रीज को टच कर रहा था। लेकिन विजय माल्या की एम्बिशन यही नहीं रुकी, वो ग्लोबल स्टेज पर भी अपनी पहचान बनाना चाहते थे और यहीं से एंट्री होती है फॉर्मूला 1 की। 2007 में उन्होंने स्पाइकर F1 टीम को एक्वायर करके फोर्स इंडिया फॉर्मूला 1 टीम बनाई। ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं थी, ये इंडिया को दुनिया के सबसे एलाइट मोटर स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म पर ले जाने की कोशिश थी। फॉर्मूला 1 जहां फेरारी, मैकलैरेन और मर्सिडीज जैसे लेगेसी टीम्स डोमिनेट करती हैं, वहां इंडिया का नाम आना अपने आप में बड़ा मोमेंट था। 2009 में बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स में फोर्स इंडिया का पोडियम फिनिश एक हिस्टोरिक अचीवमेंट था। लेकिन जैसे आरसीबी की कहानी में हाईज और हार्ट ब्रेक साथ चलते हैं, वैसे ही फोर्स इंडिया भी फाइनेंशियल स्ट्रगल से जूझती रही। परफॉर्मेंस थी, पोटेंशियल था, लेकिन स्टेबिलिटी एक चैलेंज बन रही। लेकिन विजय माल्या सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक शोमैन भी थे। उनका स्टाइल फ्लैशी था, बोल्ड था, वो प्राइवेट जेट्स, लग्जरी याच्स, एक्सपेंसिव कार्स और ग्रैंड पार्टीज के लिए जाने जाते थे। गोवा में उनका 60th बर्थडे सेलिब्रेशन, जिसमें रिपोर्टेडली करोड़ों रुपए खर्च हुए, उस लाइफस्टाइल का एक सिंबल बन जाता है।
लेकिन इस चमक के पीछे एक और लेयर थी, उनकी स्पिरिचुअलिटी। रिपोर्ट्स के अनुसार वो हर साल सबरीमाला टेम्पल जाते थे नंगे पैर और हर नया एयरक्राफ्ट तिरुपति टेम्पल लेकर जाकर पूजा करवाते थे। यानी एक तरफ एक्सट्रीमली लग्जरी, दूसरी तरफ डीप फेथ। ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्राडिक्शन था। फिर आता है 2005, जब उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने उन्हें आसमान में लिटरली पहुंचा दिया। किंगफिशर एयरलाइन 9 मई 2005 को मुंबई से दिल्ली के बीच पहली फ्लाइट, और इंडिया को मिली एक ऐसी एयरलाइन जो सिर्फ एक ट्रैवल नहीं, एक्सपीरियंस बेचती थी। प्रीमियम सर्विसेज, पर्सनल स्क्रीन्स, लग्जरी फील, उस समय के लिए ये सब एक रिवॉल्यूशनरी था। किंगफिशर एयरलाइन जल्द ही इंडिया की सबसे प्रीमियम एयरलाइन में शामिल हो गई। लोग कहते थे अगर उड़ना है तो किंगफिशर से उड़ो, लेकिन हर लग्जरी का एक कॉस्ट होता है और एयरलाइन इंडस्ट्री में ये कॉस्ट बहुत महंगा होता है। फ्यूल प्राइसेस, एयरपोर्ट चार्जेस, मेंटेनेंस, स्टाफ कॉस्ट, सब कुछ इतना एक्सपेंसिव था कि कंपनी धीरे धीरे लॉस में जाने लगी। फिर 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया और सिचुएशन और ख़राब हो गई। यहीं पर आता है वो कंट्रोवर्शियल चैप्टर जहां विजय माल्या के अनुसार वो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी के पास जाते हैं, ये डिस्कस करने की एयरलाइन को डाउनसाइज किया जाए, यानी कि खर्च कम किए जाएं। लेकिन उनके क्लेम के मुताबिक उन्हें कहा गया कि एयरलाइन को बंद मत करो, बैंक सपोर्ट करेंगे, ऑपरेशन जारी रखो। अगर ये बात पूरी तरह सच है तो इसका मतलब सिस्टम ने भी एक स्ट्रगलिंग बिजनेस को सस्टेन करने में रोल प्ले किया था, और अगर ये आधा सच है तो ये भी दिखाता है कि सिचुएशन कितनी कॉम्प्लेक्स थी। इसी दौरान विजय माल्या ने एयरलाइन को बचाने के लिए बैंक से लोन लेना शुरू किया। धीरे धीरे ये लोन्स बढ़ते गए और 17 बैंक्स का कंसोर्टियम बन गया, जिसमें SBI, IDBI, PNB बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, इंडियन ओवरसीज बैंक, फेडरल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और एक्सिस बैंक जैसे बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक शामिल थे। कुल डेब्ट करीब 9,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी सिंपल नहीं है। 2012 तक आते आते किंगफिशर एयरलाइन कोलैप्स के एज पर थी। सैलरीज रुक गई, फ्लाइट्स कैंसिल होने लगी, एम्प्लॉयज प्रोटेस्ट करने लगे और आखिरकार अक्टूबर 2012 में एयरलाइन बंद हो जाती है। यहाँ से विजय माल्या की इमेज बदलने लगी। किंग ऑफ गुड टाइम्स अब कंट्रोवर्सी का सेंटर बन गया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 4 बैंक को सेटलमेंट ऑफर दिया, लेकिन बैंक्स ने एक्सेप्ट नहीं किया। बाद में ईडी, बैंक्स, कोर्ट सब इन्वॉल्व हुए, एसेट्स अटैच्ड हुए, रिकवरी प्रोसेस शुरू हुआ। विजय माल्या का क्लेम है कि जितना लोन था उससे ज़्यादा रिकवरी हो चुकी थी, लेकिन लॉ और परसेप्शन अलग होते हैं। अगर लोन के साथ फ्रॉड, मिसयूज या मिस रिप्रेजेंटेशन का एंगल जुड़ जाए तो केस क्रिमिनल बन जाता है। और 2016 में उनका इंडिया छोड़कर यूके जाना और कोर्ट प्रोसीडिंग्स में फिजिकली प्रेजेंट ना होना उन्हें फ्यूजिटिव के लेबल तक ले गया। लेकिन इस कहानी को अगर सिर्फ नंबर्स, लोन्स और लीगल टर्म्स में देखो तो शायद आधा सच ही दिखेगा, क्योंकि असली कहानी उस माइंडसेट की है जो हर चीज को बड़ा देखना चाहता है, जो सिर्फ बिजनेस नहीं एक एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। विजय माल्या ने सिर्फ कंपनीज नहीं बनाई, उन्होंने एक इल्यूजन बनाया, एक ऐसा इल्यूजन जहां लाइफ हमेशा परफेक्ट लगती है, जहां हर रात पार्टी है, जहां हर ब्रांड एक इमोशन है, जहां हर वेंचर एक स्टेटमेंट है। आरसीबी के फैंस की तरह उन्होंने भी हर बार कमबैक की उम्मीद रखी। फॉर्मूला 1 की तरह उन्होंने हर डिसीजन हाई स्पीड पर लिए, लेकिन जिंदगी कोई रेस ट्रैक नहीं होती जहां हर लैप के बाद रीसेट मिल जाए। कभी कभी एक ही गलत टर्न पूरी रेस खत्म कर देता है, और शायद यही इस कहानी का सबसे गहरा सच है। क्योंकि आज जब लोग विजय माल्या का नाम लेते हैं तो कुछ लोग को वो किंगफिशर कैलेंडर याद आता है, वो ग्लैमरस नाइट्स, वो पार्टीज, वो गुड टाइम्स, और कुछ लोगों को याद आते हैं बैंक लोन्स, कोर्ट केसेस और अनपेड सैलरीज। लेकिन इन दोनों के बीच एक और सच्चाई है। विजय माल्या सिर्फ एक आदमी नहीं, वो एक एरा है, एक ऐसा एरा जिसने इंडिया को ब्रांडिंग सिखाई, लाइफस्टाइल सिखाया और ये भी सिखाया कि गिरावट कितनी ब्रूटल हो सकती है, सक्सेस और कोलैप्स के बीच कितनी पतली लाइन होती है। और शायद इसीलिए इतनी कंट्रोवर्सीज, इतने क्रिटिसिज्म, इतनी गिरावट के बाद भी जब उनकी कहानी खत्म होती है तो वो किसी एक लेबल पर आकर नहीं रुकती, वो कई एक्सट्रीम्स के बीच खड़ी रहती है। एक तरफ ग्लैमर, एक तरफ डाउनफॉल, एक तरफ सक्सेस, एक तरफ फेलियर, और उन्हीं दोनों के बीच खड़ा एक आदमी जो पूरी तरह विलन भी नहीं है और पूरी तरह विक्टिम भी नहीं है। वो बस एक कहानी है, एक लेसन है, एक एरा है,
और दुनिया उसे आज भी एक ही नाम से याद करती है, किंग ऑफ गुड टाइम्स। ऐसे ही कंटेंट के लिए देखते रहिए MATV न्यूज़।